अध्याय 28 भाग 2। हैरी का अगला दिन दहशत में बीता। अगर स्नैप को पता चल गया कि वो सपने में रहस्य विभाग में और आगे तक पहुंच गया है तो वे क्या कहेंगे। उसे अफसोस हुआ कि उसने पिछले प्रशिक्षण के बाद से गुप्त विद्या का जरा भी अभ्यास नहीं किया था। डंबलडोर के जाने के बाद बहुत सी घटनाएं हुई थीं। उसे यकीन था कि अगर वो कोशिश भी करता तो भी उसके दिमाग को खाली नहीं कर पाता। बहरहाल उसे शक था कि स्नैप इस बहाने को मानेंगे। उसने उस दिन क्लासों के दौरान प्रैक्टिस की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। जब वो खामोश होकर अपने सभी विचारों और भावनाओं को बाहर निकालने की कोशिश करता था तो हरमाइनी उससे पूछने लगती थी कि क्या गड़बड़ है। वैसे भी अपने दिमाग को खाली करने का सबसे अच्छा समय वो नहीं था जब टीचर्स विद्यार्थियों से रिवीजन के बारे में सवाल पूछ रहे थे। बुरे से बुरे को सहज भाव से लेने के मूड में हैरी डिनर के बाद स्नेप के ऑफिस की तरफ चल दिया। बहरहाल वो प्रवेश हॉल में आधी दूरी पर ही पहुंचा था कि तभी जो तेजी से उसके पास आ गई। हाँ, हैरी ने कहा, और स्नैप के साथ अपनी मुलाकात को थोड़ी देर तक टालने का बहाना मिलने से उसे खुशी हुई। उसने प्रवेश हॉल के कोने की तरफ इशारा किया जहां विशाल अवर ग्लासेस थे। गरुड़ द्वार का खंड अब लगभग खाली था। तुम ठीक हो? अम्बridge तुमसे तो डीए के बारे में नहीं पूछ रही थी। ओह नहीं, जो ने जल्दी से कहा। मैं तो सिर्फ मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी, हैरी। मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि मैरिटा चुगली कर देगी। अच्छा, हैरी ने अनमने ढंग से कहा। उसे लग रहा था कि जो को अपनी सहेलियां थोड़ी ज्यादा सावधानी से चुननी चाहिए थी। ये बहुत संतोषजनक था कि मैरिटा अब भी अस्पताल में थी और मैडम पॉम्फ्री उसके मुहासों को जरा भी ठीक नहीं कर पाई थी। वो दरअसल बहुत अच्छी है, जो ने कहा। उससे तो बस एक गलती हो गई थी। हैरी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। "अ, बहुत अच्छी है जिससे एक गलती हो गई है? उसने तो हम सबको बेच दिया, जिसमें तुम शामिल हो। देखो, हम सब तो बच गए, है ना? जो ने आग्रह करते हुए कहा। देखो, उसकी मम्मी मंत्रालय में काम करती है, उसके लिए ये सचमुच मुश्किल था। रॉन के डैडी भी तो मंत्रालय में काम करते हैं, हैरी ने गुस्से से कहा। और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो उसके चेहरे पर मुखबिर शब्द नहीं लिखा है, जो तैश में बोली। ये हरमाइनी ग्रेंजर ने बहुत भयंकर काम किया था। उसे हमें बता देना चाहिए था कि उसने उस सूची पर जादू कर दिया था, हैरी ने ठंडेपन से कहा। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम था। जो का चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें तेजी से चमकने लगी। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। जाहिर है अगर ये प्यारी हरमाइनी का काम था। दोबारा मत रोने लगना, हैरी ने चेतावनी देते हुए कहा। वो चिल्लाई, मैं नहीं रोने वाली। हाँ, अच्छा, ठीक है, उसने कहा। मुझे इस वक्त बहुत सी परेशानियों से जूझना है। तो फिर जाकर उन्हीं से जूझो, जो ने आवेश में आकर कहा और मुड़कर दूर चली गई। गुस्से से भरा हैरी स्नैप के तहखाने तक जाने वाली सीढ़ियां उतरा। हालांकि वो अनुभव से जानता था कि अगर वो गुस्से और द्वेष से भरा होगा तो स्नैप के लिए उसके दिमाग में घुसपैठ करना ज्यादा आसान होगा। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। इसके बजाय वो सोचता रहा कि उसे चो से मेरिटा के बारे में और क्या-क्या कह देना चाहिए था। फिर वो तहखाने के दरवाजे तक पहुंच गया। जब हैरी अंदर पहुंचने के बाद दरवाजा बंद किया तो स्नैप रूखेपन से बोले, तुम्हें देर हो गई पॉटर। स्नैप हैरी की तरफ पीठ किए थे। वे हमेशा की तरह अपने कुछ विचार डंबलडोर के स्मृति पात्र में रख रहे थे। उन्होंने चांदी जैसे आखिरी धागे को पत्थर के पात्र में डाला और हैरी की तरफ मुड़े। उन्होंने पूछा, तुमने प्रैक्टिस की? हाँ,
हैरी ने स्नैप की डेस्क के पाए की तरफ देखते हुए झूठ बोल दिया। हम्म, हमें जल्दी ही पता चल जाएगा, है ना? स्नैप ने रेशमी अंदाज में कहा। छड़ी बाहर निकालो पॉटर। हैरी हमेशा की तरह तैयार होकर स्नैप के सामने खड़ा हो गया। उन दोनों के बीच में डेस्क थी, जो पर गुस्से के कारण उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो इस बात पर चिंतित भी था कि स्नैप उसके दिमाग में कितनी चीजें बाहर निकालने वाले हैं। 3 गिनती पर, स्नैप ने आलस से कहा। 1, 2। तभी स्नैप के ऑफिस के दरवाजे पर भड़बड़ की आवाज हुई और ड्रैको मेल्फॉय धड़धड़ाता हुआ अंदर आ गया। प्रोफेसर स्नैप, सर, ओह, मुझे अफसोस है। मेल्फॉय ने थोड़ा हैरानी से हैरी को देखा। स्नैप ने छड़ी झुकाते हुए कहा, कोई बात नहीं ड्रैको। पॉटर गाढ़े के अतिरिक्त पढ़ाई करने के लिए यहाँ आया है। मेल्फॉय बहुत खुश हो गया। जब अम्बरिज ने हैग्रिड का इंस्पेक्शन किया, उसके बाद से हैरी ने उसे पहले कभी इतना खुश नहीं देखा था। मुझे पता नहीं था, उसने हैरी की व्यंग व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। हैरी का चेहरा जलने लगा। वो मेल्फॉय को सच्चाई बताने के लिए बहुत बेताब था, या इससे भी बेहतर था, उसे अच्छा सा शाप देने के लिए। स्नैप ने पूछा, अच्छा ड्रैको, कहो, क्या बात है? सर, प्रोफेसर अम्बरिज को आपकी मदद की जरूरत है, मेल्फॉय ने कहा। सर, उन्हें मॉन्टेग्यू मिल गया है। उसका सिर चौथी मंजिल के एक टॉयलेट के भीतर घुसा हुआ है। वो वहां कैसे पहुंच गया? क्या पता सर, वो थोड़ा दुविधाग्रस्त है। बहुत अच्छी बात है पॉटर, हम अपना सबक कल को शुरू करेंगे। वे मुड़े और ऑफिस के बाहर निकल गए। मेल्फॉय ने स्नैप की पीठ के पीछे से हैरी से इशारे से कहा, गाढ़े की पढ़ाई, और फिर उनके पीछे चला गया। आग बबूला होकर हैरी ने छड़ी दुशाले के भीतर रखी और कमरे से बाहर निकलने लगा। कम से कम उसके पास प्रैक्टिस करने के लिए 24 घंटे और थे। वो जानता था कि इस बार बाल बाल बचने के लिए उसे मेल्फॉय का कृतज्ञ होना चाहिए। हालांकि यह मुश्किल काम था, क्योंकि इसके कारण मेल्फॉय को पूरे स्कूल को यह बताने का मौका मिल जाएगा कि हैरी पढ़ने में बहुत कमजोर है और उसे जादुई कढ़ाई की अतिरिक्त पढ़ाई करनी पड़ती है। वो अभी ऑफिस के दरवाजे पर ही पहुंचा था कि तभी उसे एक चीज दिख गई। कांपती रोशनी का एक टुकड़ा दरवाजे की चौखट पर नाच रहा था। वो खड़े होकर उसकी तरफ देखने लगा। उसने कुछ याद करने की कोशिश की, फिर उसे याद आ गया। ये उसी तरह की रोशनी थी जो उसने कल रात को सपने में देखी थी। रहस्य विभाग के दूसरे कमरे में रोशनी थी। वो पलटा। रोशनी स्नैप के डेस्क पर रखे स्मृति पात्र में से आ रही थी। चांदी जैसा सफेद पदार्थ अंदर घुमड़ रहा था। स्नैप के विचार, जिन्हें वे हैरी को नहीं दिखाना चाहते थे। अगर वो संयोग से उसकी रक्षा को तोड़ दे तो भी वो उन्हें नहीं देख पाए। हैरी ने स्मृति पात्र को घूरा और उसके भीतर उत्सुकता कुलबुलाने लगी। आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जो स्नैप हैरी से छिपाने के लिए इतने उतावले थे? चांदी जैसी रोशनी दीवार पर कांपी। हैरी ने कुछ सोचते हुए डेस्क की तरफ 2 कदम बढ़ाए। क्या स्नैप रहस्य विभाग के बारे में जानकारी छिपा रहे थे? हैरी ने पीछे देखा। उसका दिल अब पहले से ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। स्नैप को मॉन्टेग्यू को टॉयलेट से निकालने में कितना वक्त लगेगा? वे उसके बाद सीधे अपने ऑफिस में आएंगे या मॉन्टेग्यू को अस्पताल ले जाएंगे? निश्चित रूप से वे उसे अस्पताल तक ले जाएंगे। मॉन्टेग्यू नागशक्ति की क्विडिच टीम का कप्तान था। स्नैप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि वो पूरी तरह ठीक रहे। हैरी कुछ कदम बढ़ाकर स्मृति पात्र के पास पहुंचा और उसकी गहराई में देखने लगा। वो झिझकते हुए सुनने लगा और उसने अपनी छड़ी दोबारा निकाल ली। ऑफिस और उसके पार वाले गलियारे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने स्मृति पात्र के पदार्थ को अपनी छड़ी की नोक से थोड़ा सा खुरेदा। चांदी जैसे पदार्थ बहुत तेजी से घूमने लगे। हैरी आगे की तरफ झुका। उसने देखा कि यह पारदर्शी हो गया था। एक बार फिर
वो कमरे में झांक रहा था, जैसे ये छत में गोलाकार खिड़की हो। दरअसल अगर उससे समझने में गलती नहीं हो रही थी तो वो बड़े हॉल में देख रहा था। उसकी सांस स्नैप के विचारों की सतह पर कोहरा डाल रही थी। उसका दिमाग सुन्न लग रहा था। इस याद में जाने की उसकी बहुत प्रबल इच्छा थी, लेकिन ऐसा करना पागलपन होगा। वो कांप रहा था। स्नैप किसी भी पल लौट सकते हैं। लेकिन हैरी ने चो के गुस्से और मेलफॉय के चिढ़ाते चेहरे को याद किया, जिससे उसके मन में दुस्साहस की भावना आ गई। उसने एक गहरी सांस खींची और अपना चेहरा स्नैप के विचारों की सतह में घुसा दिया। तत्काल ऑफिस का फर्श कांपा और हैरी सिर के बल स्मृति पात्र में गिरने लगा। वो सर्द कालेपन के बीच गिर रहा था और तेजी से घूम रहा था। और फिर वो बड़े हॉल के बीच में खड़ा था, लेकिन चारों हाउस टेबलें वहां नहीं थी। इसके बजाय वहां 100 से ज्यादा छोटी टेबलें लगी थी, जिनका मुंह एक ही तरफ था। हर टेबल पर एक विद्यार्थी सिर झुकाए बैठा था और चर्मपत्र पर लिख रहा था। कलमों के चलने या चर्मपत्रों के सरकने की ही आवाजें आ रही थी। परीक्षा चल रही थी। ऊंची खिड़कियों से धूप आकर झुके हुए सिरों पर पड़ रही थी। चमकती रोशनी में विद्यार्थियों के सिर बादामी, तांबई और सुनहरे दिख रहे थे। हैरी ने सावधानी से चारों तरफ देखा। स्नैप कहीं होंगे। आखिर ये उनकी याद थी। वे हैरी के ठीक पीछे वाली टेबल पर थे। हैरी ने घूरा। किशोरावस्था में स्नैप दुबले पतले थे और उनका चेहरा पीला था, जैसे अंधेरे में रखा पौधा होता है। उनके सीधे बाल चिपचिपे थे तथा टेबल की सतह को छू रहे थे। लिखते समय उनकी मुड़ी हुई नाक चर्मपत्र से मुश्किल से आधा इंच दूर होगी। हैरी ने स्नैप के पीछे देखा और परीक्षा का नाम पढ़ा। गुप्त कलाओं से रक्षा, सामान्य जादूगरी स्तर, OWL। तो स्नैप 15-16 साल के होंगे, यानी हैरी की उम्र के आसपास। उनका हाथ चर्मपत्र पर तेजी से चल रहा था। उन्होंने अपने सबसे करीबी साथियों में से कम 1 फुट ज्यादा लिखा होगा। हालांकि उनकी लिखाई छोटी थी और पास पास थी। 5 मिनट और बचे हैं। ये आवाज सुनकर हैरी उछल पड़ा। उसने मुड़कर देखा। प्रोफेसर फ्लिटविक के सिर का ऊपरी हिस्सा टेबलों के बीच कुछ दूरी पर चल रहा था। प्रोफेसर फ्लिटविक बिखरे हुए काले बालों वाले एक लड़के के पास से गुजर रहे थे। बहुत ही बिखरे हुए काले बाल। हैरी इतनी जल्दी हिला कि अगर वो ठोस होता तो कई टेबलें गिर जाती। इसके बजाय वो सपनों की तरह 2 कतारों के बीच से उड़ता हुआ तीसरी कतार में पहुंच गया। काले बालों वाले लड़के के सिरे का पिछला हिस्सा करीब आया और अब वो कमर सीधी करके चरणपत्र अपनी तरफ खींच रहा था, जैसे अपने लिखे हुए जवाबों को दोबारा पढ़ रहा हो। हैरी डेस्क के सामने रुक गया और उसने अपने 15 साल के डैड को देखा। उसके पेट में रोमांच का विस्फोट हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे खुद की तरफ देख रहा हो। हालांकि कुछ चीजें अलग थी। जेम्स की आंखें बादामी थी। उनकी नाक हैरी की नाक से थोड़ी ज्यादा लंबी थी और उनके माथे पर कोई निशान नहीं था। लेकिन हैरी की तरह ही उनका चेहरा पतला था। वही शक्ल और वही बाहें। हैरी की तरह ही जेम्स के बाल भी पीछे की तरफ थे। उनके हाथ हैरी के जैसे थे और जेम्स के खड़े होने पर हैरी को यह पता चल गया कि उनके कद में भी बमुश्किल एक आध अंश का ही फर्क होगा। जेम्स ने जमकर जमाई ली और अपने बालों पर हाथ फेरा। हालांकि इससे उनके बाल पहले से ज्यादा बिखर गए। फिर प्रोफेसर फ्लिटविक की तरफ उड़ती नजर डालकर वे अपनी सीट पर मुड़े और पीछे 4 टेबल दूर बैठे लड़के की तरफ देखकर मुस्कुराए। हैरी को रोमांच का एक और सदमा लगा जब उसने देखा कि सीरियस अंगूठा ऊपर करके जेम्स को जीत का इशारा कर रहा है। सीरियस अपनी कुर्सी पर टिका था और उसे 2 पायों पर झुला रहा था। ये बहुत अच्छा दिख रहा था। उसके काले बाल उसकी आंखों पर इतने आकर्षक अंदाज में लहरा रहे थे, जिस तरह जेम्स या हैरी के कभी नहीं लहरा सकते थे। उसके पीछे बैठी लड़की उसे
हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। हालांकि सीरियस का ध्यान उसकी तरफ नहीं था और उस लड़की से 2 सीट छोड़कर हैरी के पेट में एक और सुखद झटका लगा। रीमस ल्यूपिन बैठे थे। वे थोड़े पीले दिख रहे थे। क्या पूर्णिमा करीब थी और परीक्षा में खोए थे? अपने जवाब को पढ़ते समय उन्होंने कलम के सिरे से अपनी ठुड्डी खुजाई और थोड़ी सी त्योरियां चढ़ा ली। तो इसका मतलब था कि वर्मटेल भी यहीं कहीं होगा। और निश्चित रूप से कुछ ही सेकंड बाद हैरी को वो दिख गया, एक छोटा चूहे जैसे बाल वाला लड़का जिसकी नुकीली नाक थी। वर्मटेल परेशान दिख रहा था, अपने नाखून चबा रहा था और अपने पेपर की तरफ घूरते हुए अंगूठे से फर्श खरोंच रहा था। बीच बीच में वो उम्मीद भरी नजरों से अपने पड़ोसी के चर्मपत्र को देख लेता था। हैरी ने एक पल के लिए वर्मटेल को देखा और फिर जेम्स की तरफ देखने लगा, जो अब बचे हुए चर्मपत्र के टुकड़े को हिला रहे थे। उन्होंने एक सुनहरी गेंद निकाली और उस पर LE लिख दिया। इन शब्दों का मतलब क्या था? कलम नीचे रख दो, प्रोफेसर फ्लिटविक ने चू चू करती आवाज में कहा। तुम भी स्टेबिंस, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो। मैं तुम्हारे चर्मपत्र इकट्ठे करता हूं। आगमनो। 100 से ज्यादा चर्मपत्र हवा में उड़े और प्रोफेसर फ्लिटविक की खुली बाहों में पहुंच गए। चर्मपत्र के झटके से वे कुछ फुट पीछे जाकर गिर गए। कई विद्यार्थी हंस पड़े। आगे वाली डेस्कों से 2-3 विद्यार्थी उठे और उन्होंने प्रोफेसर फ्लिटविक को पकड़कर खड़ा कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रोफेसर फ्लिटविक ने हाँफते हुए कहा। बहुत बढ़िया, अब तुम लोग जा सकते हो। हैरी ने अपने डैड की तरफ देखा, जो अब तेजी से अपने लिखे हुए LE अक्षर को मिटा रहे थे। वे उछलकर खड़े हुए तथा कलम और पेपर को अपने बैग में रख लिया। फिर उन्होंने बैग पीठ पर लटकाया और सीरियस के आने का इंतजार करने लगे। हैरी ने चारों तरफ देखा। उसे कुछ दूरी पर स्नैप की झलक दिखाई दी, जो टेबलों के बीच से चलकर प्रवेश हॉल के दरवाजे की तरफ जा रहे थे। वे अब भी अपनी परीक्षा के पेपर में खोए थे। गोल कंधे वाले स्नैप मकड़ी की तरह झटके से चल रहे थे और उनके चिपचिपे बाल उनके चेहरे के चारों तरफ लहरा रहे थे। बतियाती लड़कियों का एक समूह स्नैप को जेम्स, सीरियस और ल्यूपिन से दूर किए हुए था। खुद को उनके बीच में रखकर हैरी स्नैप को भी देखता रहा और जेम्स तथा उसके दोस्तों की बातें सुनने की कोशिश भी करता रहा। प्रवेश हॉल में पहुंचने पर सीरियस ने कहा, मूनी, तुम्हें सवाल नंबर 10 पसंद आया? बहुत पसंद आया, ल्यूपिन ने तेजी से कहा। नर भेड़िए को पहचानने के 5 लक्षण बताएं। बहुत बढ़िया सवाल था, जेम्स ने बनावटी चिंता से कहा। तुमने सभी लक्षण बता दिए? और क्या, ल्यूपिन ने गंभीरता से कहा, जब वे सामने वाले दरवाजे के चारों तरफ जमा भीड़ में शामिल हो गए, जो धूप भरे मैदान में पहुंचने के लिए उतावली हो रही थी। 1, वो मेरी कुर्सी पर बैठा था। 2, वो मेरे कपड़े पहने हैं। 3, उसका नाम रीमस ल्यूपिन है। सिर्फ वर्मटेल ही नहीं हंसा। मैंने थूथन का आकार, आंखों की पुतलियां और मुड़ी हुई पूंछ लिख दिया था, उसने चिंता से कहा। लेकिन मैं किसी और लक्षण के बारे में सोच नहीं पाया। वर्मटेल, तुम कितने मूर्ख हो, जेम्स ने अधीरता से कहा। तुम महीने में एक बार नर भेड़िए के साथ घूमते हो, ल्यूपिन ने आग्रह किया। धीरे बोलो। हैरी ने चिंता से पीछे देखा। स्नैप करीब ही थे और अब भी अपनी परीक्षा के सवालों में खोए हुए थे। लेकिन यह स्नैप की याद थी और हैरी जानता था कि अगर स्नैप मैदान में पहुंचने के बाद अलग दिशा में चले जाएंगे तो हैरी भी जेम्स के पीछे नहीं जा पाएगा। बहरहाल उसे यह देखकर बहुत राहत मिली कि जब जेम्स और उसके 3 दोस्त लॉन से होते हुए झील की तरफ चले तो स्नैप भी पीछे पीछे आने लगे। वे अब भी अपनी परीक्षा के पेपर को देख रहे थे और उन्हें जरा भी पता नहीं था कि किधर जा रहे हैं। उनसे थोड़ा सा आगे चलकर हैरी जेम्स और बाकी लोगों पर करीबी से नजर डालते हुए चल रहा था। देखो, मुझे तो पेपर मिठाई का टुकड़ा लगा, उसने सीरियस को कहते सुना। मुझे बहुत हैरानी होगी अगर मुझे कम से कम आउटस्टैंडिंग ना मिले। मुझे भी, जेम्स ने कहा। उन्होंने अपना हाथ जेब में डाला और एक छटपटाती सुनहरी गेंद निकाली। अरे, तुम्हें यह कहां से मिली? उड़ा ली, जेम्स ने सामान्य अंदाज में कहा। वे सुनहरी गेंद के साथ खेलने लगे। वे उसे 1 फुट दूर जाने देते थे
और फिर दोबारा पकड़ लेते थे। उनकी भांपने की शक्ति गजब की थी। वर्मटेल उन्हें आश्चर्य और आदर के साथ देखता रहा। वे झील के किनारे लगी उसी पेड़ की छाया में रुके जहां हैरी, रॉन और हरमाइनी ने एक बार रविवार को अपना होमवर्क किया था। वे उसके नीचे घास पर बैठ गए। हैरी ने अपने कंधे के पीछे दोबारा देखा। उसे ये देखकर खुशी हुई कि स्नैप झाड़ियों के नीचे की छाया में घास पर बैठ गए थे। वे पहले की तरह ही इस वक्त भी OWL के पेपर में खोए हुए थे, जिससे हैरी पेड़ और झाड़ियों के बीच की घास पर कहीं भी बैठकर पेड़ के नीचे बैठे चारों लोगों को देख सकता था। धूप झील की चिकनी सतह पर चमक रही थी। अभी अभी बड़े हॉल से निकलकर आने वाली कुछ लड़कियां किनारे पर बैठकर हंसी ठिठोली कर रही थी। वे अपने जूते मोजे उतारकर अपने पैरों को पानी से ठंडा कर रही थीं। ल्यूपिन एक पुस्तर बाहर निकालकर पढ़ने लगे। सीरियस ने घास पर बैठे विद्यार्थियों को देखा। वो थोड़ा दम्भी और उबा हुआ था, लेकिन बहुत आकर्षक लग रहा था। जेम्स अब भी अपनी सुनहरी गेंद से खेल रहे थे और इसे थोड़ी ज्यादा दूर तक उड़ने दे रहे थे। वे उसे लगभग निकल जाने देते थे, लेकिन हमेशा आखिरी पल पर पकड़ लेते थे। वर्मटेल मुंह फाड़कर उन्हें देख रहा था। जब भी जेम्स कोई मुश्किल से पकड़ी जा सकने वाली गेंद पकड़ लेते थे, तो हर बार वर्मटेल आह भरकर तालियां बजाने लगता था। जब यह सिलसिला 5 मिनट तक चलता रहा, तो हैरी सोचने लगा कि जेम्स वर्मटेल को चुप क्यों नहीं कराते हैं। लेकिन जेम्स को तो ये अच्छा लग रहा था। हैरी ने ध्यान दिया कि उसके डैडी अपने बालों को जबरन बिखरा लेते थे और हैरी के पास बैठी लड़कियों की तरफ बार बार देखने लगते थे। उसे अंदर रख लो, सीरियस ने आखिरकार कहा, जब जेम्स ने एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा और वर्मटेल तालियां बजाने लगा। कहीं रोमांच के कारण वर्मटेल का दुशाला गीला ना हो जाए। वर्मटेल का चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया, लेकिन जेम्स मुस्कुराने लगे। उन्होंने सुनहरी गेंद जेब में रखते हुए कहा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इसे रख लेता हूं। हैरी को यह स्पष्ट आभास हो रहा था कि सिर्फ सीरियस के लिए ही जेम्स शान झाड़ने की आदत छोड़ सकते थे। मैं बोर हो गया हूं, सीरियस ने कहा। काश आज पूर्णिमा होती। तुम्हारी ही ऐसी इच्छा हो सकती है, ल्यूपिन ने अपनी पुस्तक के पीछे से कहा। हमें अब भी रूपांतरण की परीक्षा देनी है। अगर तुम बोर हो गए हो तो मुझसे सवाल पूछ लो। ये लो। और उन्होंने अपनी पुस्तक बढ़ा दी। लेकिन सीरियस ने हंसते हुए कहा, मुझे उस बकवास की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मुझे सब याद है। इससे तुम्हारी बोरियत दूर हो जाएगी, पैडफुट। जेम्स ने धीरे से कहा, देखो तो सही, वहां कौन बैठा है। सीरियस ने अपना सिर घुमाया। फिर वो बहुत स्थिर हो गया, जैसे कोई कुत्ता खरगोश की गंध आने पर होता है। बहुत बढ़िया, उसने धीरे से कहा। स्नाइवेलस। हैरी ने मुड़कर देखा कि सीरियस किस तरफ देख रहा था। स्नैप अब खड़े हो गए थे और अपने OWL के पेपर को बैग में रख रहे थे। जब वे झाड़ियों की छाया से दूर होकर घास पर चलने लगे, तो सीरियस और जेम्स खड़े हो गए। ल्यूपिन और वर्मटेल बैठे रहे। ल्यूपिन अब भी अपनी पुस्तक को घूर रहे थे, हालांकि उनकी आंखें नहीं हिल रही थी और उनकी बाहों के बीच एक त्योरी उभर आई थी। वर्मटेल दिलचस्पी से कभी सीरियस और जेम्स को तो कभी स्नैप को देख रहा था। जेम्स जोर से बोले, सब ठीक है स्नाइवेलस। स्नैप ने इतनी तेजी से प्रतिक्रिया की जैसे उन्हें हमले की उम्मीद हो। उन्होंने अपना बैग झटका, दुशाले में हाथ डाला और उनकी छड़ी हवा में आधी दूरी पर ही थी। तभी जेम्स चिल्लाए, निरस्त्र भव। स्नैप की छड़ी हवा में 12 फुट ऊपर उड़ी और उनके पीछे घास पर हल्की सी आवाज के साथ गिर गई। सीरियस जोर से हंसने लगा। बाधितो, उसने अपनी छड़ी स्नैप की तरफ करते हुए कहा, जो अपनी गिरी हुई छड़ी की तरफ छलांग लगा रहे थे। लेकिन इस मंत्र के कारण वे गिर गए। चारों तरफ के विद्यार्थी बातचीत करते करते रुक गए। उनमें से कुछ उठकर खड़े हो गए और करीब आने लगे। कुछ डरे हुए दिख रहे थे, बाकी को मजा आ रहा था। स्नैप हांफते हुए जमीन पर पड़े रहे। जेम्स और सीरियस उनकी तरफ छड़ी उठाकर बढ़े। चलते समय जेम्स घूम घूम कर पानी के किनारे बैठी लड़कियों को देखते रहे। वर्मटेल भी अब उठ चुका था और भूखे अंदाज में देख रहा था। घटना को अच्छी तरह से देखने के लिए वो ल्यूपिन से आगे चल रहा था। जेम्स ने पूछा, परीक्षा कैसी रही स्नाइवली? सीरियस ने दृढ़ता से कहा, मैं उसे देख रहा था।
उसकी नाक चर्मपत्र में घुसी हुई थी। चर्मपत्र पर तेल के बहुत से निशान होंगे। जांचने वाला एक शब्द भी नहीं पढ़ पाएगा। आसपास के कई विद्यार्थी हंसने लगे। यह स्पष्ट था कि स्नैप अपनी सहपाठियों में लोकप्रिय नहीं थे। वर्मटेल मुस्कुराने लगा। स्नैप उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन पर मंत्र का असर अब भी कायम था। वे इस तरह छटपटा रहे थे जैसे अदृश्य रस्सियों से बंधे हों। जरा ठहरो, उन्होंने हाँफते हुए कहा, और जेम्स को बेहद नफरत से देखा। जरा ठहरो, सीरियस ने ठंडेपन से कहा। किस चीज के लिए ठहरो स्नाइवली? तुम क्या करने वाले हो? हमारे दुशालों से अपनी नाक पोंछने वाले हो? स्नैप के मुंह से गालियों और मंत्रों की बौछार होने लगी, लेकिन उनकी छड़ी 10 फुट दूर थी, इसलिए कुछ नहीं हुआ। अपना मुंह धो लो, जेम्स ने ठंडे लहजे में कहा। स्वच्छ हो। स्नैप के मुंह से साबुन के गुलाबी बुलबुले बाहर निकलने लगे। झाग उनके होठों पर था, जिसके कारण वे बोल नहीं पा रहे थे, और उनका गला रुंध रहा था। उसे छोड़ दो। जेम्स और सीरियस ने मुड़कर देखा। जेम्स का खाली हाथ तत्काल अपने बालों की तरफ चला गया। झील के किनारे एक लड़की वहां आ गई। उसके गहरे लाल रंग के मोटे बाल उसके कंधों पर झूल रहे थे। उसकी आंखें हरी और बादाम के आकार की थी। हैरी की आंखें। हैरी की मम्मी। सब ठीक है इवांस? और जेम्स की आवाज अचानक खुशी भरी और ज्यादा गहरी और परिपक्व हो गई। उसे छोड़ दो, लिली ने दोहराया। वे जेम्स की तरफ बहुत नापसंदगी से देख रही थी। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, जेम्स ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, असल बात यह है कि वो जिंदा है। अगर तुम मेरी बात का मतलब समझ सकती हो। आसपास के कई विद्यार्थी हंसने लगे, जिनमें सीरियस और वर्मटेल भी शामिल थे, लेकिन ल्यूपिन नहीं हंसे, जो अब भी अपनी पुस्तक में खोए हुए दिख रहे थे। लिली भी नहीं हंसी। लिली ने ठंडेपन से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हरकतें बड़ी दिलचस्प हैं? तुम सिर्फ घमंडी और दूसरों को सताने वाले लफंगे हो पॉटर। उसे छोड़ दो। इवांस, अगर तुम मेरे साथ घूमने चलोगी तो मैं उसे छोड़ दूंगा, जेम्स ने तत्काल कहा। मेरे साथ घूमने लगोगी तो मैं स्नाई वैली पर कभी अपनी छड़ी नहीं तानूंगा। उधर स्नैप पर बाधा मंत्र का प्रभाव अब खत्म हो रहा था। स्नैप अपनी गिरी हुई छड़ी की तरफ धीरे धीरे खिसकने लगे थे, और रेंगते समय साबुन के बुलबुले थूकते जा रहे थे। लिली ने कहा, अगर मुझे तुम में और विशाल समुद्र फेनी में से किसी एक को चुनना हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं चाहूंगी। किस्मत खराब है प्रॉन्ग्स, सीरियस ने तेजी से कहा, और स्नैप की तरफ मुड़ा। ओए! लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। स्नैप ने अपनी छड़ी जेम्स की तरफ कर दी थी। रोशनी की एक चमक दिखी, और जेम्स के चेहरे पर एक तरफ घाव हो गया। उसके दुशाले खून से लथपथ हो गए। जेम्स मुड़े, और एक पल बाद ही रोशनी का एक और धमाका हुआ। स्नैप हवा में उल्टे लटक रहे थे। उनके दुशाले उनके सिर से नीचे तक आ गए थे। उनके मरियल पीले पैर दिख रहे थे, और गंदा अंडरवियर भी। सीरियस, जेम्स और वर्मटेल हंस हंस के दोहरे हो गए थे। लिली के गुस्से से भरे चेहरे पर एक पल के लिए ऐसा भाव आ गया जैसे वो भी हंसने वाली हो। फिर उसने कहा, उसे नीचे उतार दो। अब क्यों नहीं, जेम्स ने कहा, और अपनी छड़ी ऊपर की तरफ हिलाई। स्नैप जमीन पर गिर गए, अपने दुशालों से खुद को आजाद करते हुए, और अपनी छड़ी ऊपर करके वे जल्दी से खड़े हो गए। लेकिन तभी सीरियस बोला, पूर्ण शरीर बंधन। स्नेप लहराए और किसी तख्ते की तरह जमीन पर गिर गए। उसे छोड़ दो, लिली चिल्लाई। अब लिली ने भी अपनी छड़ी बाहर निकाल ली। जेम्स और सीरियस ने उसे सावधानी से देखा। जेम्स ने गंभीरता से कहा, देखो इवांस, ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे तुम्हें शाप देना पड़े। तो फिर अपना शाप वापस लो। जेम्स ने गहरी आह भरी, और फिर स्नैप की ओर मुड़कर प्रतिकारक मंत्र पढ़ दिया। ये लो, उन्होंने कहा, जब स्नैप अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जूझने लगे। स्नाइवेलस, तुम खुशकिस्मत हो कि इवांस यहां थी। मुझे उस जैसी गंदी बदजात लड़की की मदद की जरूरत नहीं है। लिली ने पलकें झपकाई। अच्छी बात है, उसने ठंडे लहजे में कहा। मैं भविष्य में तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगी। और स्नाइवेलस, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपना अंडरवियर धो लेती। इवांस से माफी मांगो,
जेम्स स्नैप की तरफ दहाड़े और अपनी छड़ी खतरनाक तरीके से तान दी। लिली ने चिल्लाकर जेम्स से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम उससे जबरदस्ती माफी मंगवाओ। तुम भी उतने ही बुरे हो जितना कि वो है। क्या? जेम्स ने हैरानी से कहा। मैं तुम्हें उस नाम से कभी नहीं बुला सकता। तुम अपने बालों पर हाथ फेरते हो। तुम्हें लगता है कि तुम बिखरे बालों में बहुत शानदार दिखते हो, क्योंकि इससे लगता है जैसे तुम अभी अभी अपनी झाड़ू से उतरे हो। तुम गलियारों में अपनी मूर्खतापूर्ण सुनहरी गेंदों के साथ इतराते फिरते हो और हर उस विद्यार्थी को अपने मंत्र का शिकार बनाते हो जो तुम्हें चिढ़ाता है, क्योंकि तुम ऐसा कर सकते हो। मुझे हैरानी है कि तुम्हारे इतने फूले हुए सिर के बावजूद झाड़ू तुम्हारा वजन कैसे उठा लेती है। तुम्हें देखकर तो मैं पागल हो जाती हूँ। वे मुड़ी और जल्दी से दूर चली गई। इवांस! जेम्स ने उसे पीछे से चिल्लाया। सुनो इवांस! लेकिन इवांस ने पलटकर नहीं देखा। उसे क्या हुआ? जेम्स ने पूछा और इस तरह जताने की असफल कोशिश की जैसे ये एक सामान्य सवाल हो जो उनके लिए कतई महत्वपूर्ण नहीं था। सीरियस ने कहा, मेरे हिसाब से वो तुम्हें थोड़ा घमंडी मानती है दोस्त। ठीक है, जेम्स ने कहा, जो अब नाराज दिखने लगे थे। एक और रोशनी का धमाका हुआ। स्नैप एक बार फिर हवा में उल्टे लटक रहे थे। कौन चाहता है कि मैं स्नाइवली का पैंट उतार दूं? लेकिन जेम्स ने स्नैप का पैंट उतारा या नहीं, यह हैरी को पता नहीं चल पाया। एक हाथ उसकी ऊपरी बाह पर चिमटी की तरह कस गया। कराहते हुए हैरी यह देखने के लिए मुड़ा कि उसे किसने पकड़ा है। दहशत के साथ उसने देखा कि उसके पास वयस्क स्नैप खड़े हुए थे, जो आग बबूला थे। मजा आ रहा है। हैरी ने खुद को हवा में उठता हुआ महसूस किया। गर्मी का दिन उसके चारों तरफ से गायब हो गया। वो बर्फीले कालेपन में ऊपर की तरफ उड़ रहा था। स्नैप का हाथ अब भी उसे कसकर पकड़े हुए था। फिर उसे लगा जैसे वो बीच हवा में उल्टा हो गया हो। उसके पैर स्नैप के तहखाने के फर्श पर पड़े और एक बार फिर ऑफिस में स्नैप की डेस्क पर रखे स्मृति पात्र के पास खड़ा हुआ था। तो स्नैप ने हैरी की बाह इतनी कसकर पकड़ी कि उसका हाथ सुन्न होने लगा। तो मजा आया पॉटर? नहीं, हैरी ने अपनी बाह छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। यह बहुत डरावना था। स्नैप के होंठ कांप रहे थे। उनका चेहरा सफेद था। उनके दांत किटकिटा रहे थे। तुम्हारे डैड बहुत मजेदार आदमी थे, है ना? स्नैप ने कहा और हैरी को इतनी कसकर हिलाया कि उसका चश्मा नाक से फिसल गया। मैं नहीं। स्नैप ने हैरी को पूरी ताकत से दूर फेंका। हैरी तहखाने के फर्श पर तेजी से गिरा। स्नैप ने गरजते हुए कहा, तुमने जो देखा है वो किसी को मत बताना। नहीं, हैरी ने कहा और उठकर स्नैप से ज्यादा दूर पहुंच गया। नहीं, जाहिर है मैं। बाहर निकल जाओ। बाहर निकल जाओ। मैं दोबारा इस ऑफिस में तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जब हैरी दरवाजे की तरफ भागा तो मरे हुए कॉकरोचों का एक डिब्बा उसके सिर से टकराया। उसने झटके से दरवाजा खोला और गलियारों में तेजी से भागने लगा। स्नैप से 3 मंजिल दूर पहुंचने के बाद ही वो रुका। वहां वो दीवार से टिक गया और हांफते हुए अपनी घायल बाह को मलने लगा। इतनी जल्दी गरुड़ द्वार टावर लौटने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। उसने अभी अभी जो देखा था उसे वो रॉन और हरमाइनी को भी नहीं बताना चाहता था। हैरी को इतनी दहशत और दुख इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि स्नैप ने उसे डांटा था या उस पर डिब्बा फेंका था, बल्कि इसलिए हो रहा था क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि भीड़ के सामने अपमानित होना कैसा लगता है। वो अच्छी तरह जानता था कि जब उसके डैड ने स्नैप का अपमान किया था तो स्नैप को कैसा महसूस हुआ होगा। और अभी अभी उसने जो देखा था उसके हिसाब से उसके डैडी उतने ही दम्भी थे जितना कि स्नैप हमेशा कहा करते थे।